प्रिय विद्यार्थियों, हम संक्रमण तत्वों की प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो संक्रमण तत्वों के कल हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़े थे इससे पहले में। अब हम आज इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी, धातु प्रकृति के बारे में बताएंगे। समस्त संक्रमण तत्व कठोर, आघातवर्ध, तन्य, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये समस्त गुण धातुओं के गुण होते हैं जो इन्हें धातुओं से अलग करते हैं। उपयुक्त गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये निकट की पैक हुई अर्थात निबिड़ संकुलित संरचना, जिसको क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर CPS में होते हैं। मैग्नीज अपवाद के अतिरिक्त इनमें 3 प्रकार की क्रिस्टल संरचनाएं पाई जाती है। काय केंद्रीय घन संरचना, जिसको BCC भी कहते हैं। नंबर 2 फलक केंद्रीय घनीय संरचना, जिसको FCC कहते हैं। और नंबर 3 है षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, जिसको SCP कहते हैं। मैग्नीज के स्थायी D5 विन्यास के कारण इसकी विशेष संकुलित क्रिस्टल अवस्था होती है। ये धात्विक चमक, उच्च तन्यता व आघातवर्धता, उच्च घनत्व तथा तापीय व विद्युत चालकता वाले तत्व होते हैं। इस कारण इनमें विद्यमान एकविध डी इलेक्ट्रॉन तथा विशिष्ट प्रकार के धात्विक बंध है। इन सब धातुओं की क्रिस्टल संरचनाओं में सामान्य धात्विक बंध के साथ साथ DD अतिव्यापन द्वारा सहयोग बंध बनता है। तो हम इस चित्र संरचना के द्वारा समझते हैं कि 2 धात्विक डी एलिमेंट्स के अतिव्यापन के द्वारा इनके दोनों शीर्ष आपस में संक्रमण धातु में सहयोग बंध बना रहे हैं, जैसा कि डायग्राम में बताया गया है। इस प्रकार इन संक्रमण धातुओं में क्षारीय धातुओं अथवा क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में परमाणु परस्पर प्रबल आकर्षण बल से बंध जाते हैं। फलतः इनमें धातुओं की कठोरता बढ़ जाती है। इनके परमाणुीकरण की एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, गलनांकों व क्वथनांकों के मान उच्च हो जाते हैं। परमाणु में एकविध इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बढ़ने के साथ साथ इनमें धात्विक बंध की सामर्थ्य बढ़ती जाती है। अतः स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक कठोरता बढ़ती जाती है, क्रोमियम से जिंक तक वापस घटती जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी संक्रमण तत्वों की सक्रियता। संक्रमण तत्व क्षारीय धातुओं एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में काफ़ी कम क्रियाशील होते हैं। इसके निम्न कारण है। नंबर 1, छोटे आकार के कारण इन तत्वों के आयनन विभव के मान काफ़ी उच्च होते हैं। अतः धातु आयन बनने में काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ये आसानी से आयनीकृत नहीं होते हैं। नंबर 2, इनमें सहयोग बंध होने के कारण इन तत्वों की ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा का मान उच्च होता है। अतः इन्हें ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 3, इनके आयनों की जलयोजन ऊर्जा का मान काफ़ी कम होता है। इन सब कारणों से डी ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता काफ़ी कम होती है और ये उत्कृष्ट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनका यह उत्कृष्ट व्यवहार तृतीय समूह के गोल्ड से प्लेटिनम में तो बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी गलनांक व क्वथनांक। प्रबल धात्विक होने के कारण ये गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत उच्च होते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के गलनांक व क्वथनांकों के मान सारणी में दर्शाए गए हैं। जैसा कि हम सारणी में देख रहे हैं कि स्कैंडियम से जिंक तक जैसे इनके गलनांक है, क्वथनांक क्रोमियम तक तो बढ़ते हैं और क्रोमियम के बाद में फिर घटने लग जाते हैं। जैसे मैग्नीज का थोड़ा घटता है लेकिन फेरस का बढ़ जाता है, फिर उसके बाद घटने लग जाते हैं। इसी प्रकार यही क्रम इसमें होता है कि क्वथनांकों में उपयुक्त सारणी का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि गलनांक व क्वथनांकों के मान पहले बढ़ते हैं फिर घटते जाते हैं। इस क्रम में मैग्नीज व जिंक के गलनांक व क्वथनांकों का मान अत्यंत कम है। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में डी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से धात्विक बंध में उनका योगदान बढ़ता जाता है, जिससे धात्विक बंध प्रबल होता जाता है और गलनांक व क्वथनांक का मान बढ़ता जाता है। बाद में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने से एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती जाती है और इनके गलनांक क्वथनांक के मान घटते जाते हैं। अतः वेनेडियम एवं क्रोमियम के गलनांक के मान 3D
धातुओं की श्रेणी में सर्वाधिक होते हैं। मैग्नीज तथा जिंक के स्थायी D5 और D10 विन्यास के कारण इनके धात्विक बंध में योगदान कम हो जाता है, जिससे इनके गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत कम हो जाते हैं। पूर्ण भरे हुए D10 विन्यास के कारण ही डी ब्लॉक के अंतिम वर्ग के तत्व जिंक, कैडमियम व मर्क्यूरी के गलनांक व क्वथनांकों के मान अत्यंत कम होते हैं और Hg मरकरी को अपवाद स्वरूप एक द्रव धातु है। D10 विन्यास के कारण धात्विक बंध में D इलेक्ट्रॉनों का योगदान समाप्त हो जाता है, जिससे इनके धात्विक गुण व गलनांक क्वथनांकों के मान कम हो जाते हैं। जैसा कि सारणी में संक्रमण धातुओं के गलनांक क्वथनांकों को दर्शाया जा रहा है। संक्रमण धातुओं की 3 श्रेणियों के गलनांक को दर्शाए गए हैं। स्थायी D5 विन्यास वाले मैग्नीज व टेक्नीशियन अपवादों को छोड़कर बाकी धातुओं के गलनांक के मान एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी उत्प्रेरकीय सक्रियता। संक्रमण धातुओं का एक और अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है उत्प्रेरक की सक्रियता। अधिकांशतः उत्प्रेरक के रूप में जिन धातुओं अथवा मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है वे संक्रमण धातु ही होते हैं। कुछ संक्रमण धातुओं के यौगिक भी कई अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इनकी उत्प्रेरक की उपयोगिता में संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के कई तत्वों व उनके यौगिकों के अतिरिक्त मोलिब्डेनम, टंगस्टन, प्लेटिनम व पैलेडियम धातुओं का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। FeSO4 व H2O2 के मिश्रण को फेंटोन अभिकर्मक के रूप में प्राथमिक एल्कोहलों के ऑक्सीकरण में एक विशिष्ट अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसी का अभिकर्मक से प्राथमिक एल्कोहल का ऑक्सीकरण एल्डिहाइड होता है। जैसे RCH2H है, फेंटोन अभिकर्मक की उपस्थिति में RCHO में ऑक्सीकरण हो जाता है। नंबर 2 उत्प्रेरक मैग्नीज एसीटेट की उपस्थिति में एल्डिहाइड ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं। जैसे CH3CHO O2 इसका ऑक्सीकरण करें O2 है तो एसिटिक अम्ल CH3COOH बन जाता है। नंबर 3 है फेरस मोलिब्डेनम आयरन में मोलिब्डेनम प्रयोग का उपयोग अमोनिया की हेबर विधि बनाने में किया जाता है। N2+3H2 से 2NH3 बन जाता है। नेक्स्ट है जैसे कॉपर और वेनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन अभिक्रियाओं में प्रयोग किया जाता है। नायलॉन 66 के संश्लेषण में प्रयुक्त किए जाने वाले एडिपिक अम्ल का निर्माण करने के लिए साइक्लोहेक्सेनॉल व साइक्लोहेक्सेनोन के मिश्रण को Cu व वेनेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीजन करवाया जाता है। जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल और साइक्लोहेक्सेनोन से एडिपिक अम्ल बन जाता है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड का उपयोग सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर ट्राइऑक्साइड में मिश्रण किया जाता है। 2SO2+O2 से 2SO3 बन जाता है। राने निकल कई अपचन अभिक्रियाओं में प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरणतः हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संश्लेषण में राने निकल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। ये एडिपोनाइट्राइल है, जिसे अभिक्रिया में दर्शाया जाता है, तो इससे हेक्सामेथिलीन डाइएमीन बन जाता है। इसके अतिरिक्त निकल उत्प्रेरक का उपयोग असंतृप्त अभिक्रियाओं का हाइड्रोजनीकरण द्वारा संतृप्तीकरण कर दिया जाता है। जैसे ठोस वनस्पति में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये देखो निकल के उत्प्रेरक निकल की उपस्थिति में इसका संतृप्तीकरण किया जा रहा है। इसी प्रकार टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जिसको TiCl4 में जिगलर नाटा उत्प्रेरक बनता है, जिसका उपयोग एथिलीन के बहुलीकरण द्वारा पॉलीएथिलीन का निर्माण किया जाता है। जैसे एथिलीन है, जिगलर नाटा उत्प्रेरक से पॉलीएथिलीन बन जाता है। कॉपर, जिंक व क्रोमियम के ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल, गैस CO+H2 एवं हाइड्रोजन के मिश्रण परस्पर क्रिया करके मेथेनॉल बनाते हैं। CO+2H2 से कॉपर, जिंक, क्रोमियम के ऑक्साइड से मेथेनॉल बन जाता है। अब बताएं संक्रमण धातुओं की उत्प्रेरकीय सक्रियता का कारण। उत्प्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। एक तो समांग उत्प्रेरक जिसको होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं, दूसरा विषमांग उत्प्रेरक जिसको हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। समांग उत्प्रेरक में उत्प्रेरक का भौतिक अवस्था वही होती है जो क्रियाकारकों की होती है, अर्थात क्रियाकारक
वे उत्प्रेरक एक ही प्रावस्था में होते हैं। किसी समांग उत्प्रेरक का यह गुण होना चाहिए कि वह अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को ग्रहण भी कर सकता हो तथा त्याग भी सकता हो। संक्रमण धातु चूँकि परिवर्तनीय संयोजकता वाले होते हैं, अतः इनके लवणों व संकुलों में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के साथ साथ त्यागने में भी शक्ति होती है। संक्रमण धातुओं के विलयशील संकुल कई अभिक्रियाओं में समांग उत्प्रेरक की भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है इसकी विषमांग उत्प्रेरक में इन उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था से भिन्न होती है। सामान्यतः विषमांग उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होते हैं। विषमांग उत्प्रेरक की अभिक्रियाओं में उत्प्रेरक एवं क्रियाकारक भिन्न भिन्न भौतिक अवस्था में होते हैं। उत्प्रेरक ठोस अवस्था में होता है जबकि क्रियाकारक अधिकांशतः गैस अवस्था में होता है। इन उत्प्रेरकों का कार्य क्रियाकारकों को सतह प्रदान करना होता है। क्रियाकारक उत्प्रेरक की सतह पर अधिशोषित होकर सक्रिय हो जाते हैं। इस प्रकार वे आसानी से अभिक्रिया कर लेते हैं। इस प्रक्रिया में वे सतह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी करते हैं।